नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री राम कोचिंग अशोकनगर में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। आज इस लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? डाइपोल समझाया मैंने, डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट क्या है, और किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर, पॉइंट एक्सिस पे हो सकता है, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पे हो सकता है, या कोई भी जनरल पॉइंट, तो वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा हमने कैलकुलेट कर लिया था। और आज इस लेक्चर में हम डाइपोल के बारे में कुछ और बातें डिस्कस करेंगे। कि क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल। तो डाइपोल पर कितना टॉर्क लगता है, वो भी कब? जब उस डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं। जब कोई डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा, तो वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या आएगा वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सेकंड एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, इसको भी हम समझेंगे, छोटा सा टॉपिक है। और एक क्वेश्चन है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप रोटेट करते हैं किसी एंगल से, तो आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, कितना वर्क होगा। अगर मान लो थीटा एंगल पे आपने रोटेट किया डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसमें कितना वर्क हमें करना पड़ेगा। तो ये 3 क्वेश्चन हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए ठीक है, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें क्या करना है, डाइपोल को रख देना है किसी भी एंगल थीटा पे। तो मैं यहां पे बना लेता हूं कि मान लो हमारे पास ये कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो आपको लाइन के बीच का डिस्टेंस आपको सब जगह सेम रखना है। इस तरीके से लाइंस ड्रॉ करेंगे आप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि इनके बीच का जो गैप है हर जगह सेम रहेगा। तो ये हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो कि क्या है, यूनिफॉर्म है। तो इसको मैंने मान लिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ई वेक्टर। अब इसमें हमें रखना है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल को किसी भी एंगल थीटा पे रख दिया। मान लो ये कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसमें ये माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे हम मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज, और सेंटर ऑफ द डाइपोल इसको मान लेते हैं, तो ये पॉइंट हो जाएगा ओ, यानी कि सेंटर ऑफ द डाइपोल। ठीक है ना। डाइपोल सबको पता है डाइपोल क्या होता है। डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल अपोजिट चार्ज सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा, स्मॉल डिस्टेंस मतलब दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस, उसको 2l मान लिया मैंने। तो दोनों चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या मान लिया, 2l। चलिए ठीक है। अब डाइपोल मूवमेंट आपको पता है कि डाइपोल मूवमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं इसको, पी से डिनोट करता हूं, पी वेक्टर यानी डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, और इसका मैग्नीट्यूड होता है q इंटू 2l के इक्वल। ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डाइपोल, ये 2l क्या है, डाइपोल का लेंथ है। ये सब पहले हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। आपने अगर नहीं देखा है तो वो लेक्चर देख कर आए, तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मूवमेंट आपको मिलेगा माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि इस डायरेक्शन में आपको मिल जाएगा डाइपोल मूवमेंट वेक्टर यानी कि पी वेक्टर। ओके। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो डाइपोल मूवमेंट वेक्टर यानी कि पी वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा। यहां पे कितना एंगल है, थीटा एंगल है। ओके। यानी कि डाइपोल को मैंने रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल को थीटा एंगल पे रखा है। तो मुझे ये बताना है कि इस पर कितना टॉर्क लगेगा। अगर डाइपोल को आप थीटा एंगल पे रखते हैं, उस पर टॉर्क कितना लगता है। चलिए ठीक है, टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। टॉर्क का कुछ फॉर्मूला होता है, तो आपको बता देता हूं मैं कि अगर आपको टॉर्क कैलकुलेट करना है तो टॉर्क का एक फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारे पास ये कोई भी एक हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं और मेरे दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल अपोजिट फोर्स हैं। मान लो इस साइड मैंने खींचा इसको 1 न्यूटन से और इस तरफ भी मैंने इसको खींचा 1 न्यूटन से, तो 1 न्यूटन का फोर्स इधर लगाऊंगा, 1 का इधर लगाऊंगा, तो बताओ ये क्या मूव कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास दोनों फोर्स क्या है, इक्वल है और अपोजिट है, एक इस तरफ दूसरा इस तरफ, और दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो सेम है, दोनों एक ही लाइन में है। तो अगर इस टाइप के फोर्स आप देखते हैं, इक्वल अपोजिट फोर्स और हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो ये टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन में कोई भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल अपोजिट फोर्स तो हैं, लेकिन उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, एक ही लाइन में एक्ट होते हैं। ये इधर लग जाएगा उसी लाइन में, ये इधर लग जाएगा, यानी कि रोटेट नहीं करवा पाएगा। इसको रोटेट नहीं करेगा मतलब टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो टॉर्क प्रोड्यूस होने के लिए क्या चाहिए कि इक्वल अपोजिट फोर्स तो होना चाहिए और उनका सेम लाइन ऑफ एक्शन नहीं होना चाहिए। इसको कैसे समझेंगे आप? जैसे मान लो ये मार्कर है और मैंने यहां पे क्या किया, इस साइड को मैंने इस तरह फोर्स लगाया और इस वाली साइड पर इधर फोर्स लगाया। अब देखिए क्या हो रहा है, एक फोर्स इधर लगाऊंगा, दूसरे पे इधर फोर्स लगाऊंगा, तो ये दोनों फोर्स मान लो इक्वल है। ये लगाया मैंने 1 न्यूटन का इधर और 1 का मैंने इस तरफ लगाया, तो अभी भी फोर्स कैसे हैं, देखो दोनों इक्वल हैं। ये 1 न्यूटन का इस तरफ और ये 1 न्यूटन का इस तरफ, और अपोजिट भी है, एक इस साइड लग रहा है, दूसरा इस साइड लग रहा है। तो यहां पे क्या है कि 2 इक्वल अपोजिट फोर्स हैं, लेकिन क्या दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम है? नहीं, क्योंकि ये ऊपर लग रहा है और ये नीचे लग रहा है, ये अलग लाइन में है, ये अलग लाइन में है, दोनों का लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है। तो इक्वल अपोजिट फोर्स नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो दे कैन प्रोड्यूस टॉर्क, ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे, यानी कि इसको रोटेट कर देंगे। लेकिन अगर यहां पे लगाऊंगा तो रोटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। और यहां पे वही इक्वल अपोजिट फोर्स है बट नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो इस बात को याद रखें। अब टॉर्क निकालोगे कैसे? तो आपके पास दोनों फोर्स इक्वल है, तो कोई सा भी एक फोर्स लें, उसको मल्टीप्लाई करें। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। हमने दो फोर्स लिए थे इक्वल अपोजिट, एक फोर्स इस तरफ है, चलिए इस डायरेक्शन में, और दूसरा इस डायरेक्शन में। एक फोर्स इस तरफ, दूसरा फोर्स इस तरफ, तो दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को आप मल्टीप्लाई करें किससे? तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स। तो किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड से आप मल्टीप्लाई करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, तो आपको टॉर्क मिल जाएगा। तो बात समझ में आ रही है, टॉर्क कैसे निकालेंगे? और हालांकि टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है, यहां से आपको टॉर्क का मैग्नीट्यूड मिलेगा और डायरेक्शन कैसे मिलेगा वो आपको समझा देंगे। चलिए ठीक है, तो मुझे टॉर्क का फाइंड करना था मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो अच्छी बात है, पहले मैं फोर्स की बात कर लेता हूं। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को आप रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू चार्ज को आप रखते हैं तो चार्ज पे कितना फोर्स लगता है? क्यू इंटू ई के इक्वल, यानी कि यहां पर जो फोर्स लगेगा। अच्छा, डायरेक्शन की बात और कर लेते हैं। ये चार्ज पॉजिटिव है तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब कुछ आना चाहिए, तो बार बार नहीं बताएंगे। तो यहां पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? क्यू इंटू ई। और ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स कहां लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इस पे फोर्स इस तरफ लग जाएगा, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहां भी फोर्स एफ आएगा और इसकी वैल्यू क्या होगी? क्यू ई के इक्वल। तो यहां पर जो फोर्स आप देख रहे हैं, फोर्स कितना होगा? क्यू इंटू ई के इक्वल। और ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, मतलब कितना मैग्नीट्यूड होगा? क्यू ई के इक्वल फोर्स लग जाएगा। तो दोनों फोर्स इक्वल अपोजिट है, ओके, और नॉट हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो दे कैन प्रोड्यूस टॉर्क। तो इसमें आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स not having same line of action
दे कैन प्रोड्यूस टॉर्क, ये टॉर्क प्रोड्यूस कर देंगे। और टॉर्क निकालने का फॉर्मूला आपके सामने है। तो आपको फोर्स चाहिए, फोर्स मैंने बता दिया, फोर्स होता है Q इंटू ई के इक्वल। अब एक और चैलेंज आपके पास है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस कैसे निकालोगे? भाई दो फोर्स तो ठीक है आपने देख लिया, एक फोर्स ये रहा, दूसरा फोर्स ये रहा, अब दोनों के बीच का चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मैं एक काम करता हूं, इसको आगे बढ़ा लेता हूं, ठीक है। और मैंने यहां से ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, ये क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो आप इसकी अगर आप हाइट निकाल लो, हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर, अगर मुझे ये मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, क्योंकि एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, इसी के इक्वल आएगा। अब ये कैसे फाइंड करें? तो बड़ा सिंपल तरीका है, देखो आपको पता है कि ये डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल थीटा है, ओके। तो यहां पर एंगल थीटा है, तो यहां भी एंगल थीटा बनेगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, सबको पता है। ये पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो यहां भी एंगल थीटा आएगा, ओके। ये कितना होगा, यहां से यहां तक का लेंथ 2l। मैं इस 2l के दो कंपोनेंट निकालता हूं। कितने कंपोनेंट निकालते हैं, दो कंपोनेंट। एक निकालेंगे अपन एंगल वाली साइड, तो ये हो जाएगा आपका 2l cos थीटा, इसका लेंथ 2l है, और 2l का वो कंपोनेंट जहां पे एंगल दिया हो तो वहां पे cos लेते हैं, ये हो गया 2l cos थीटा, ओके। और दूसरा कंपोनेंट जो इस 2l cos थीटा के परपेंडिकुलर में होगा, यानी कि 90 डिग्री पर, तो ये वाला कंपोनेंट आएगा। इसको हम बताइए क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 2l sin थीटा। कुछ आया समझ में? इस 2l के दो कंपोनेंट निकालो, एक एंगल वाली साइड 2l cos थीटा, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर में तो 2l sin थीटा। तो हमें यही फाइंड करना था कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये होगा 2l sin थीटा के इक्वल। तो ये क्या मिल गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस, यानी कि 2l sin थीटा। बस हो गया काम। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आपके पास, और मैं टॉर्क का क्या निकाल रहा हूं, मैग्नीट्यूड। ये आपको बताएगा सिर्फ मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन कैसे मिलेगी वो समझा देंगे, ठीक है ना। इसमें आप या तो ये वाला साइन बना लो, और आपको ये सब बेकार लग रहा हो, मजा नहीं आ रहा, तो आप सिंपल ऐसा बना लो, बस वेक्टर मत लगाना इसमें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की। तो फोर्स कितना है हमारे पास, यहाँ पे हो जाएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, आप बस रख दो वैल्यू। तो बताइए फोर्स कितना है हमारे पास, क्यू ई के इक्वल। तो फोर्स हो जाएगा क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस हमने कितना निकाला है, 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। अच्छा, डाइपोल मोमेंट यानी कि P, तो डाइपोल मोमेंट P कितना होता है, Q इंटू 2l के इक्वल होता है। आपके पास Q इंटू 2l है, बिल्कुल है, देखो Q है और ये 2l है, दोनों को साथ में रख लें, तो Q इंटू 2l क्या बचेगा हमारे पास, तो यहां बचेगा आपके पास E sin थीटा। Q इंटू 2l की जगह पे आप P लिख सकते हैं, क्योंकि ये डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता है Q इंटू 2l, इसकी जगह P आ जाएगा, तो ये बन गया आपका P E sin थीटा। तो ये टॉर्क का फॉर्मूला है P E sin थीटा, और ये टॉर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन निकालना हो, वेक्टर फॉर्म में लिखना हो, तो आपको बता देते हैं कि आपको पता है ए बी साइन थीटा क्या होता है, ए क्रॉस बी या फिर बी क्रॉस ए, पढ़ा होगा वेक्टर आप लोगों ने, ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए बी साइन थीटा। तो यहां पर पीई साइन थीटा है, तो इसमें पी मतलब डाइपोल मूवमेंट वेक्टर, और ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू, तो आप इसको लिखेंगे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। हालांकि पी साइन थीटा में दो ऑप्शन है, या तो पी क्रॉस ई करें तब भी आपको पी साइन थीटा मिल जाएगा, या ई क्रॉस पी करेंगे तब भी आपको पी साइन थीटा मिल जाएगा, बट सही तो दोनों में से एक है। कौन सा वाला सही है, तो याद रखना पी क्रॉस ई लिखना है। ई क्रॉस भी लिखोगे गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें मैग्नीट्यूड तो सेम मिल जाएगा आपको, लेकिन डायरेक्शन गलत आएगी। फिर अगर आपको सही डायरेक्शन लेना है तो आप पी क्रॉस ई करेंगे। तो ये होता है टॉर्क वेक्टर, यानी कि पी क्रॉस ई। तो यहां तक की कहानी समझ में आई आपको, ये मैंने समझा दिया, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू पी क्रॉस ई। अब मैं बात करता हूं यहां पे मैक्सिमम टॉर्क कितना आएगा। चलिए
अगर मान लीजिए कि हम स्टार्ट करते हैं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर मान लो एंगल 0 है, या एक काम करते हैं 180 एंगल भी लेते हैं, तो या तो एंगल 0 होगा या फिर 180 होगा। तो 0 एंगल का मतलब जैसे मान लो ये डाइपोल है और ये इस तरीके से रखा हुआ है, तो यहाँ पे एंगल 0 हो जाएगा डाइपोल मूवमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है तो क्यूई फोर्स इधर लग जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज है फोर्स इधर लग जाएगा, इक्वल अपोजिट फोर्स होंगे और सेम लाइन ऑफ एक्शन होगा दोनों का, तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, यानी टॉर्क 0 हो जाएगा। आप चाहो तो फॉर्मूले से देख लो, इसमें रख लेते हैं टॉर्क की वैल्यू, तो टॉर्क कितना हो जाएगा पीई साइन 0, साइन 0 कितना होता है 0, तो ये हो जाएगा आपका पीई इंटू 0, यानी कि आपको मिल जाएगा टॉर्क 0 हो जाएगा। 180 में भी 0 होता है, तो आप चाहो तो यहाँ पे साइन 180 लिख सकते हो, साइन 180 की वैल्यू 0 आएगी तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा। तो टॉर्क 0 होता है कहाँ पर, 0 डिग्री और 180 डिग्री पर। तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं है, बट आपको याद रखना है कि टॉर्क की वैल्यू 0 किस एंगल पे आती है। तो इफ थीटा 0 है या 180 है तो वहां पे टॉर्क आपको 0 मिलेगा। और अगर मान लीजिए थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, थीटा कितना हो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में देखो हम क्या करेंगे, टॉर्क फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा पीई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है +1, साइन 90 कितना होता है +1, तो आपको मिल जाएगा पीई इंटू 1, यानी कि टॉर्क इक्वल टू पीई के इक्वल आएगा। और ये जो टॉर्क है वो मैक्सिमम टॉर्क है, क्यों, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है +1, वो किस एंगल पे आती है 90 डिग्री पर, तो वहां पर अगर साइन की मैक्सिमम वैल्यू है तो टॉर्क भी मैक्सिमम होगा। इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम टॉर्क, तो कितना होता है पीई के इक्वल होता है। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट किया, देखें आप। तो डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन द डाइपोल व्हेन केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आप ऐसे समझिए। इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बताता हूं मैं, कि मान लो कि हमारे पास डायग्राम अच्छा नहीं बना, एक बार फिर से ट्राई करते हैं, चलिए अब ठीक है। तो ये मान लो कोई भी एक बॉडी आपके पास है और आपने इसके ऊपर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लो बॉल रख दी इसके ऊपर। तो अभी आपने बॉल को ऊपर रखा हुआ है तो ये इसके एक जगह पर ये स्टेबल है, ठीक है ना। अब यहां पर हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, या तो इस साइड करो या फिर इस साइड करो, दो ऑप्शन है, या तो इधर डिस्प्लेस करेंगे आप या फिर इस साइड डिस्प्लेस करेंगे। हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया और हमने इसको यहां पे रख दिया और मैंने छोड़ दिया। तो डिस्प्लेस करने के बाद मैंने इसको छोड़ दिया, तो आप मेरे को ये बताइए, क्या ये जो बॉल ऊपर रखा हुआ था आपने इसको डिस्प्लेस किया तो वापस लौटकर यहीं पे आ जाएगा या आगे निकल जाएगा? ये बॉल थोड़ा डिस्प्लेस करने के बाद आप इसको छोड़ दोगे तो क्या ये बॉल वापस यहीं पर आ जाएगा या फिर आगे निकल जाएगा? आगे निकल जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस जगह पे आपने इसको रखा था इक्विलिब्रियम में, ये अभी इक्विलिब्रियम में था, क्योंकि ठीक है रेस्ट में था, ये मतलब इक्विलिब्रियम में था, लेकिन वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, वो अपनी जगह पे स्टेबल नहीं था। अगर आपको चेक करना हो स्टेबल या अनस्टेबल तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो इसकी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी हमने इसको डिस्प्लेस करके देखा और वो वापस लौट कर नहीं आया, आगे निकल गया, मतलब वो किस टाइप का इक्विलिब्रियम था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। ओके, तो स्टेबल कौन सा होगा? अब जैसे मान लो कि कोई बॉल यहां रखी हो, ठीक है ना। अब आप ऐसा समझ सकते हैं, एक और बनाता हूं मैं फिगर, इस टाइप का मान लो। अब कोई बॉल यहां रखी है, ठीक है। अब यहां पे रखा हुआ है मतलब रेस्ट में है, और रेस्ट में है तो ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन मुझे ये पता करना है कि इसका जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो कैसे चेक करेंगे स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? एक काम करना, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखना। हमने इसको इस तरफ डिस्प्लेस किया और यहां पे लाके छोड़ दिया, इसको यहां पे लाके छोड़ा,
अब मेरे को ये बताइए, इसको थोड़ा सा मैंने डिस्प्लेस किया और उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये वापस लौटकर यहीं पर आ जाएगा या ऊपर निकल जाएगा? वापस लौटकर आएगा। अगर अपनी मीन पोजीशन पे यहां पे वापस लौटकर आ रहा है, मतलब इसका इक्विलिब्रियम कैसा है? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो कैसे चेक करेंगे स्टेबल अनस्टेबल? थोड़ा डिस्प्लेस करके देखेंगे उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। अगर वापस लौटकर आ जाएगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में था, और वापस लौटकर नहीं आएगा, आगे निकल जाएगा, मतलब वो फिर कैसा था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में था। तो ये मतलब है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। अब इसको मैं समझा देता हूं आपको। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो पहले देखते हैं अपन स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया है स्टेबल इक्विलिब्रियम का, कि इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड करते हैं और अगर उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर देते हैं उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, अगर वो उस पर वापस लौट कर आता है, इट रिटर्न बैक, देन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको ऐसे समझो कि जैसे मान लो हमारे पास ये कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इस डायरेक्शन में है। तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? माइनस से प्लस, यानी कि डाइपोल मूवमेंट पी वेक्टर आपको इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। तो यहां पे आप देखेंगे तो डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है। डाइपोल मूवमेंट भी इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है। और डाइपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल होने का मतलब है कि इनके बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का एंगल है। यहां पे मैं लिख सकता हूं थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मूवमेंट। तो अभी दोनों पैरेलल है, मतलब एंगल 0 है। ओके, 0 डिग्री। अब यहां पर हम बात करेंगे फोर्स की। तो क्यू चार्ज जो कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो फोर्स कितना होगा? क्यू ई के इक्वल आएगा। और डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ फोर्स लग जाएगा, क्यू ई के इक्वल। अच्छा, ये माइनस क्यू चार्ज है तो फोर्स लगता है अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग जाएगा। और ये भी कितना होगा? क्यू ई के इक्वल होगा। ये दोनों फोर्स देखिए इक्वल है, अपोजिट है। इक्वल अपोजिट फोर्स हैविंग सेम लाइन ऑफ एक्शन, यानी टॉर्क प्रोड्यूस तो कर नहीं पाएंगे ये। और जब टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, टॉर्क की वैल्यू 0 होगी, तो इसका मतलब है यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, तो ये रोटेट नहीं करेगा। मतलब ये अपनी इक्विलिब्रियम में पोजीशन में है, मतलब ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, लेकिन हमें ये चेक करना है कि इसका जो इक्विलिब्रियम है क्या वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब ये चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से। तो मैं कहीं भी कर सकते हैं, देखो आप, या तो इसको, एक मिनट, या तो आप इसको इस तरफ डिस्प्लेस करें या फिर आपको इस तरफ डिस्प्लेस करें, कोई सा भी कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहां पे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, यहां पे रख दिया, तो ये हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज। फोर्स की बात करें, अभी फोर्स कहां लगेगा? इस तरफ फोर्स लगेगा। चलो फोर्स को मैं F लिख देता हूं, F का मतलब QE। और इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा, ये भी कितना होगा? F फोर्स होगा। लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इस तरफ। भाई नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कहां लगेगा? अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा सोचो, डाइपोल को ऐसे रखा था आपने, बट एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, तो ये किस तरफ मूव होगा? ऐसे मूव कर जाएगा, यानी टॉर्क की वजह से रोटेशन इसका इस साइड होगा, ऐसा तो नहीं घूम जाएगा ये। अरे भाई सीधी सोचो आप कि इस पे फोर्स इधर लगा, इस वाले पे फोर्स इधर लगा। जब ये मार्कर आप देखें इसमें, अगर इस मार्कर को आप इधर फोर्स लगाओगे, यहां पर इधर फोर्स लगाओगे, तो ऐसा घूम जाएगा। यानी पहले ऐसा रखा हुआ था, आपने थोड़ा डिस्प्लेस किया, तो वापस कैसे टॉर्क की वजह से कैसा घूमेगा? इस तरफ घूमेगा। यानी इसका टॉर्क किस डायरेक्शन में है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा है, तो इस टाइप से घूम जाएगा ये।
यानी कि वापस लौटकर अपनी पोजीशन पर आ जाएगा जैसा पहले था। अगर रिटर्न बैक होता है अपनी पहले वाली पोजीशन पे, तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम है इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बिल्कुल ऐसे ही पहचान सकते हैं, ये आपका पहले से ही इक्विलिब्रियम में था, आपने स्लाइटली डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करने के बाद ये अपनी मीन पोजीशन पे वापस लौट रहा है। इसका मतलब ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देख लो इसकी डेफिनेशन कि if electric dipole placed in uniform electric field slightly displaced from its mean position या equilibrium position, यहां से अगर आप इसको डिस्प्लेस कर देते हैं तो रिटर्न बैक वापस लौट आता है और देन इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। और ऐसा करने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री का होना चाहिए। तो एंगल 0 होगा, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो टॉर्क 0 होगा यहाँ इस कंडीशन में, और ये होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। अब हम देखते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन बाद में समझेंगे क्या लिखा है इसमें। अब आप ये समझिए कि मान लो हमारे पास ये कोई भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर। यहां पे मैंने एक डाइपोल को रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है। तो आपको पता है कि इस केस में जो डाइपोल मोमेंट है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, यानी कि जो पी वेक्टर है वो इस तरफ आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इस तरफ है, दोनों अपोजिट है, तो मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो पहले मैंने 0 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ था इलेक्ट्रिक डाइपोल को, इस बार मैंने रखा है 180 डिग्री पर। तो देखिए 180 डिग्री वाले एंगल पे आपको पता है टॉर्क कितना होता है, 0। टॉर्क 0 होगा मतलब रोटेट नहीं हो पाएगा ये डाइपोल, तो जैसा आपने रखा है वैसा ही रहेगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि टॉर्क 0 है। और अगर रोटेट नहीं होगा, यहां पर टॉर्क 0 है इस केस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, क्योंकि यहां पे फोर्स लगेगा इसके पास, माइनस चार्ज है तो फोर्स किस तरफ लगता है, अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्यू ई के इधर इस साइड फोर्स लग जाएगा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पे फोर्स कहां लगेगा, इस डायरेक्शन में, क्यू ई के इक्वल। तो एक फोर्स इधर है, दूसरा फोर्स इधर है, यानी दोनों फोर्स कैसे हैं, इक्वल अपोजिट हैं, हैविंग साइन ऑफ सेम लाइन ऑफ एक्शन, तो दे कैन नॉट प्रोड्यूस टॉर्क। अच्छी बात है, मतलब ये इक्विलिब्रियम में है। तो मैं यही समझा रहा हूं अभी ये किसमें, इक्विलिब्रियम में है। मुझे ये चेक करना है कि इसका इक्विलिब्रियम किस टाइप का है, कि स्टेबल है या फिर अनस्टेबल है, क्योंकि रेस्ट में है, मोशन तो हो नहीं रहा उसका, रोटेट नहीं हो रहा, तो ये अभी इक्विलिब्रियम में है। चलो पता करते हैं। अगर आपको ये पता करना है कि इसका किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, तो आप इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देख लें। चलो हम ट्राई करते हैं। मैंने इस डाइपोल को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इस टाइप से, अब ये यहां पे आ गया। तो ये जो चार्ज था प्लस चार्ज था, इस पर फोर्स कहां लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और ये जो माइनस का चार्ज था इस पर फोर्स लगेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इस तरफ फोर्स लग जाएगा। अब इस वाले चार्ज पर फोर्स इस साइड लग रहा है और इस वाले चार्ज पर फोर्स इस तरफ लग रहा है, तो आप मेरे को ये बताइए कि ये किस टाइप से घूम जाएगा, इसका रोटेशन कैसा होगा। ये इसको इधर घुमाएगा, ये इसको इधर घुमाएगा, यानी पहले ऐसा रखा था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया आपने, तो ये वापस नहीं लौटेगा, बाकी फोर्स इस साइड लग रहा है इसके ऊपर, और इस वाले फेस पे इधर फोर्स लग रहा है, तो ये इस तरीके से घूम जाएगा, और घूमकर कितना एंगल घूम जाएगा, ये 180 डिग्री से रोटेट कर जाएगा। आई बात समझ में। अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे तो इस फोर्स की वजह से और इस फोर्स की वजह से ये इस तरीके से घूम जाएगा, और ये कितना होगा रोटेट, 180 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा। कहानी समझ में आई, ठीक है ना। तो जब वापस लौट कर नहीं आया और डाइपोल रोटेट हो गया 180 डिग्री के एंगल से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर ये वापस लौटकर आ जाता तो स्टेबल होता, और वापस नहीं लौट रहा मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। यहां पे यही समझाना था। अब इसकी डेफिनेशन देख लो कि इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्लाइटली डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं, इट डज नॉट रिटर्न बैक, वापस नहीं लौटेगा, बट रोटेट बाय एंगल 180 डिग्री, और ये कितना घूम जाएगा, 180 डिग्री से घूम जाएगा, यानी जो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ था वो पॉजिटिव चार्ज अब इधर आ जाएगा। ठीक है,
पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ गया। और इसका मतलब ये भी समझ लो आप कि जो डायपोल मूवमेंट इस तरफ था, अब वो डायपोल मूवमेंट इस तरफ आ गया। किसकी तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई करता है कि डायपोल मूवमेंट उसी की डायरेक्शन में रहे। तो यही समझाना था। ये होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दोनों केस से एक बात समझ में आई आपको? तो क्या समझ आया इन दोनों केसेस से? तो पिछले वाले केस में डायपोल मूवमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में था, और सेकंड केस में डायपोल मूवमेंट अपोजिट था। आपने उसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो उसको चांस मिल गया घूमने के लिए, और घूमकर कहां पहुंच गया? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ गया डायपोल मूवमेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई करती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई टू अलाइन डायपोल मूवमेंट in its direction। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्राई करता है कि डायपोल मूवमेंट उसी की डायरेक्शन में रहे, इट्स ऑन डायरेक्शन। दोनों केस से आपने ये कंक्लूजन निकाला। तो ये समझ आया होगा आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है। चलिए ठीक है, अब एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर अमाउंट ऑफ वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपने रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और आपने उसको रोटेट किया, तो उसमें कितना वर्क होगा, वो वर्क हमें कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता देता हूं कि आपको पता है कि जो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क यानी कि W, अगर हम लीनियर की बात करें, आपने कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर F फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया? F। और इसका जो मोशन है वो इस तरफ हुआ है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है। डिस्प्लेसमेंट को मान लेते हैं S। इसमें S डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेकिन जो फोर्स था और डिस्प्लेसमेंट था उनके बीच में एंगल थीटा है। तो उस केस में जो हम वर्क निकालते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और वर्क का फॉर्मूला होता है F वेक्टर डॉट S वेक्टर। और अगर इसका फाइंड करेंगे आप तो क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा। तो ये होता है वर्क। क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। लेकिन अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, जैसे डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है और आपने फोर्स भी इसी तरफ लगा लिया, यानी कि अगर एंगल 0 हो जाए, थीटा इक्वल्स टू 0। अगर एंगल 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वर्क कितना हो जाएगा? अगर एंगल 0 है तो कॉस 0 कितना होता है? +1। तो वहां पर वर्क आप लिख सकते हैं एफ एस के इक्वल, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आप वर्क लिख सकते हैं। लेकिन ये कब होता है? ये होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट में। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट में आपको वर्क कैलकुलेट करना हो तो आपका फॉर्मूला होता है एफ एस। वो भी कब? स्पेशल केस, जब एंगल 0 है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो। तो मैं स्पेशल केस का यूज कर लेता हूं। लेकिन अभी हमारे पास जो केस आएगा वो रोटेशनल मोशन का आएगा, यानी कोई चीज को आप रोटेट कर रहे हैं, तब वर्क कैसे निकालें। तो लीनियर मोशन में आपको पता है वर्क का फॉर्मूला होता है एफ डॉट एस। तो रोटेशनल मोशन में जो वर्क होता है, अगर हम बात करें रोटेशनल मोशन के वर्क की, तो आपका जो फोर्स है उसकी जगह पे लग जाएगा टॉर्क। क्या लगा देंगे? यहां से देखो, इसी को लिख रहा हूं, इस वाली इक्वेशन को। तो वर्क का फॉर्मूला रोटेशनल मोशन के लिए, तो फोर्स की जगह क्या जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। और ये जो है एस मतलब क्या था? डिस्प्लेसमेंट। कौन सा वाला? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह पे आ जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टाउ वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा? रोटेशनल मोशन में वर्क निकालना हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, टाउ वेक्टर डॉट थीटा वेक्टर। और स्पेशल केस की अगर हम बात करें कि टाउ
थीटा की हम बात करें, दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है, टॉर्क भी उसी तरफ है और जो रोटेशन है वो भी उसी तरफ है, तो स्पेशल केस में हम इसको यहां पे लिख सकते हैं वर्क इक्वल्स टू एफ एस। एफ मतलब टॉर्क, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि थीटा। तो आप वर्क को क्या लिख सकते हैं, टाउ इंटू थीटा, यानी टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से आप वर्क निकाल सकते हैं रोटेशनल मोशन में। तो ये कहानी समझ में आई। ये था लीनियर मोशन के लिए वर्क कैलकुलेट करना, और रोटेशनल मोशन में वर्क निकालना हो तो आप क्या करेंगे, अभी स्पेशल केस 0 डिग्री वाला, तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहीं पे अगर आपको निकालना हो स्मॉल वर्क, अगर डिस्प्लेसमेंट हमने स्मॉल कर दिया डी थीटा, अगर आपने डिस्प्लेसमेंट जो किया है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है, थीटा नॉर्मल एंगल होता है, जो भी आपने एंगल लिया हो लार्ज एंगल, और डी थीटा का मतलब होता है स्मॉल एंगल। अगर आपने डाइपोल को वेरी वेरी स्मॉल एंगल डी थीटा से डिस्प्लेस किया, छोटा सा एंगल, तो वर्क भी तो स्मॉल आएगा भाई। अगर कम डिस्प्लेस करोगे तो वर्क भी कम होगा, ज्यादा डिस्प्लेस करोगे वर्क ज्यादा होगा। तो मैं बात कर रहा हूं पूरा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क क्या आएगा, डी डब्ल्यू आएगा। तो डी थीटा अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा। और उस केस में अगर कभी भी आपको वर्क निकालना हो डी डब्ल्यू यानी कि स्मॉल वर्क, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा के इक्वल आएगा। तो टॉर्क तो आप समझते ही हैं, और टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बस क्या चेंज किया मैंने कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क भी स्मॉल होगा। तो बस इस कहानी को समझ लो, बाकी कुछ नहीं है। आपको बस एक इस फॉर्मूले का यूज करना है वर्क कैलकुलेट करने के लिए, और ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब समझते हैं। अब ये मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है ये, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने डाइपोल को रखा, और इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने अभी थीटा एंगल पे रखा हुआ है। कितना रखा है बच्चे, थीटा एंगल पे। तो मान लो कि ये माइनस क्यू चार्ज है, यहां पर प्लस क्यू चार्ज है, और ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है। तो डाइपोल मूवमेंट किस तरफ होगा, माइनस से प्लस की तरफ, यानी कि पी वेक्टर। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरफ होगा, ये इस डायरेक्शन में, और दोनों के बीच का जो एंगल है उसको हम बोल रहे हैं थीटा। यानी कि डाइपोल को हमने थीटा एंगल पे रखा हुआ है। क्लियर है ये बात, ओके। इस डाइपोल को हमने रख दिया थीटा एंगल पे। अब हमने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, तो कितना डिस्प्लेस किया, डी थीटा। तो थीटा एंगल पे रखा था, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हमने डी थीटा। तो 4 स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। थीटा एंगल पे पहले से ही रखा हुआ है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कितना, डी थीटा। तो द वर्क डन विल बी, वर्क कितना होगा बताइए डी थीटा डिस्प्लेसमेंट के लिए, डी डब्ल्यू वर्क होगा, ओके। अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट देंगे तो वर्क भी स्मॉल आएगा, डी डब्ल्यू वर्क आ जाएगा, अच्छी बात है। और अगर आपको वर्क कैलकुलेट करना है डी डब्ल्यू वर्क, तो वर्क को कैसे निकालेंगे, तो टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन सा डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वर्क स्मॉल है डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए स्मॉल वर्क, फॉर्मूला वही है, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ हो जाएगा टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट कौन सा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कहानी खत्म, चलिए ठीक है। और कोई टॉर्क का फॉर्मूला है क्या आपके पास, अरे टॉर्क तो पढ़ा दिया ना मैंने आपको, इसी लेक्चर में पढ़ाया था कि जो टॉर्क होता है वो होता है आपका पी ई साइन थीटा के इक्वल। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होता है, पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क की जगह पे मैं लिख सकता हूं इसमें पी ई साइन थीटा, और ये क्या चल रहा है, डी थीटा, ओके। अब मुझे ये बताना है, आपको एक केस लेना पड़ेगा। ये तो मैंने जनरल आपसे बोल दिया कि थीटा डी थीटा से डिस्प्लेस करने पे स्मॉल वर्क डी डब्ल्यू आ जाएगा, बट आप डाइपोल को कितने एंगल से रोटेट करेंगे। तो स्टार्टिंग में डाइपोल किस एंगल पे रखा हुआ है, देखो वो अपनी चॉइस होती है, कहां पे आपने इसको एज्यूम किया है।
अभी मैं मान लेता हूं कि डाइपोल को हमने डिस्प्लेस किया है कहां से, 0 डिग्री से, यानी कि स्टार्टिंग में एंगल कितना था 0 डिग्री और बाद में कितना हो गया थीटा। तो 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक ले जाने में कितना वर्क है मैं वो कैलकुलेट कर लेता हूं। बाकी आपकी इच्छा, आपको कहां पे एज्यूम करना है, आप स्टार्टिंग में 90 पे रख सकते हो, उसके बाद कहीं भी ले जाओ, बट मैं सिंपलेस्ट केस कौन सा मान रहा हूं कि अभी डाइपोल 0 पे रखा हुआ है स्टार्टिंग में और फिर इसको मैंने रोटेट कर दिया थीटा एंगल से, तो बताइए कितना वर्क होगा, मैं ये क्वेश्चन निकाल रहा हूं। तो ये तो हमने समझ लिया, DW वर्क आ गया, चलिए ठीक है। तो इफ डाइपोल रोटेट फ्रॉम एंगल, कितने एंगल, 0 डिग्री टू थीटा। तो मान लो कि डाइपोल को आपने रोटेट किया 0 डिग्री से थीटा एंगल के लिए, तो 0 से थीटा, तो उस केस में जो टोटल वर्क आएगा वो कितना होगा। अगर आपको टोटल वर्क निकालना हो, ये तो स्मॉल वर्क हो गया, 0 से थीटा में टोटल वर्क कितना आएगा, तो आप इसको इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ, आपको वर्क मिल जाएगा। कैसे, चलिए इसको रफ कर दें। ये तो बस आपको कंसेप्ट समझाया था मैंने, बाकी इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, बस ये फॉर्मूला कहां से आया तो वो समझाने के लिए मैंने यहां पे ये सब लिखा हुआ था। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पे क्या चल रहा था DW, और यहां पर इंटीग्रेट करेंगे हम, ये यहां पे क्या दिया है PE साइन थीटा डी थीटा। ओके, दोनों साइड इंटीग्रेट करने से आपको वर्क मिल जाएगा, लेकिन हमने 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक रोटेट किया है और यहां पे आप कर रहे हो थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो लिमिट भी किसकी लगाएंगे, थीटा की लगाएंगे। तो कितने से, 0 से थीटा के लिए। ओके, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है, और 1 का इंटीग्रेशन W के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, W मतलब टोटल वर्क, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा, P डाइपोल मोमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों कांस्टेंट हैं, बाहर निकाल लो। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे, लिमिट 0 से थीटा, और ये कितना चल रहा है साइन थीटा दी थीटा। तो W इक्वल्स टू PE, और यहां पे साइन थीटा का इंटीग्रेशन, तो आपको पता होगा जिसने इंटीग्रेशन पढ़ा है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, कॉस मत कर देना, डेरिवेटिव होता है कॉस, लेकिन हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो ये होगा माइनस कॉस थीटा, और लिमिट क्या चल रही है 0 से थीटा। अब इसमें लिमिट पुट कर देंगे हम, तो ये हो गया आपका, अच्छा माइनस को बाहर निकाल दें क्या, आपकी इच्छा हो तो निकाल लेते हैं। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका PE, और अंदर बचेगा इसमें कॉस थीटा, लिमिट 0 से थीटा। चलिए अब रखते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सबको पुट करना आता है लिमिट, इंटीग्रेशन में लिमिट कैसे लगाते हैं। तो थीटा की जगह रखो ऊपर थीटा, तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आ जाएगा थीटा की जगह पे थीटा माइनस। अब रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर में कितना है 0, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 0, तो ये हो गया आपका माइनस PE कॉस थीटा, और कॉस 0 की वैल्यू होती है +1, तो ये रख दिया मैंने। अब ये माइनस अच्छा नहीं लग रहा, माइनस को चाहो तो अंदर भेज दो, तो यहां बचेगा PE, और अंदर जाएगा तो ये 1 हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का कॉस थीटा, और ये आपको मिल जाएगा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर डाइपोल को आप रोटेट करते हैं तो वर्क कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल है। स्मॉल एंगल डी थीटा से डिस्प्लेस किया तो वर्क भी स्मॉल आएगा DW, रोटेट किया तो वर्क भी स्मॉल आएगा DW इक्वल्स टू टॉर्क इनटू डी थीटा। बस ठीक है, टॉर्क का फॉर्मूला लगा दिया P साइन थीटा, और मान लो हम कौन सा केस ले रहे हैं, स्टार्टिंग में 0 डिग्री पर है और थीटा पे हमने रोटेट कर दिया, तो कितना वर्क होगा, तो लिमिट लगाइए 0 से थीटा, लिमिट पुट करने के बाद आपको मिल जाएगा ये, तो PE ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट किया।